देखो लास्ट क्लास जाते जाते अपन ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन था, मैंने बताया एडजस्टमेंट्स नहीं होने से कैसे इंटरप्रिटेशन लेना है, फिर एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट क्या क्या जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर में हमने बहुत कुछ क्रैक डाउन किया था, बट आप लोग की एनर्जी लेवल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ रिटेन था या नहीं था, आई डोंट नो। एक बार फिर से, जब जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं उसको अपन का क्या करना है, वर्किंग नोट्स बनाना है। ठीक है, तो जितने भी एडजस्टमेंट है आप लोग उसका वर्किंग नोट जो हमने कल डिस्कस किया था उसके बेसिस पे आई होप किसी ने वर्किंग नोट बना लिया होगा। जिसने नहीं बनाया होगा, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स और 5 मिनट्स टाइम, फटाफट आप वर्किंग नोट्स बनाओ सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। जैसे कि आप एक बनाओगे लैंड अकाउंट बनाओगे, ठीक है, एक आप अकाउंट बनाओगे प्लांट एंड मशीनरी, एक बनाओगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एंड वन यू विल प्रिपेयर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। ठीक है, क्या क्या बनाओगे, लैंड अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वर्किंग नोट्स बनाओ फटाफट। प्लांट एंड मशीनरी वाला वर्किंग नहीं बन रहा है। अरे बड़ा इजी सा ही तो है, देखो प्लांट एंड मशीनरी के लिए क्या बोला, पहले तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखो। तो प्लांट एंड मशीनरी का इफ अपन ओपनिंग बैलेंस देखें, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन इट इज 5 lakh, whereas we have a closing balance of 7,65,000. Now question is saying a plant was sold for 90,000 whose book value is 50,000. राइट, हमने प्लांट को बेचा है तो बाय बैंक 90,000, प्रॉफिट हो गया तो डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस 40,000। राइट, फिर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमने डिबेंचर्स दिए वर्थ 1 लाख एट पार फॉर कंसिडरेशन ऑफ 4.5 लाख प्लांट एक्वायर्ड। हमने प्लांट परचेज किया है, तो परचेज किया तो डेबिट साइड में आएगा, जिसमें से कुछ तो हमने पे कर दिया और कुछ के लिए हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो 1 लाख रुपए का तो डिबेंचर्स दे दिया और बाकी अमाउंट के लिए हमने पे किया है 3.5 लाख यानी 3,50,000। तो ये डेटा है हमारे पास क्वेश्चन में। तो बैलेंसिंग फिगर ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो आपको मिल जाएगा। एक और आइटम है सर, वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव 5,000, उसको वो तो इन्वेस्टमेंट में है, वो तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, प्लांट एंड मशीनरी से थोड़ी है। वो तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट में अपन लिखेंगे बाय प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोल के, बाय बैंक ब्रैकेट में प्री एक्विजिशन डिविडेंड। समझ में आया? बाबा किसी को डाउट है तो पूछने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आया मैं फिर से समझाऊंगा। इनकम टैक्स वाला एक बार फिर से बताऊं, ठीक है, ये प्लांट एंड मशीनरी क्लियर है। नाउ सी इनकम टैक्स वाला, इनकम टैक्स के लिए मेरे पास बुक्स में ऑलरेडी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बना हुआ है। कितना रुपए का बना हुआ है, 60 एंड 95। प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करूं, वी हैव अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ 60,000 एंड वी हैव अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 95,000। नाउ क्वेश्चन में बोल रहा है इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द करेंट ईयर वाज एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब हमें लग रहा है कि करंट ईयर का टैक्स लाइबिलिटी 135 है, तो हमने करंट ईयर में इतने का प्रोविजन बनाएंगे बिकॉज दिस लाइबिलिटी विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। तो जब हम प्रोविजन बनाएंगे तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,35,000 ये प्रोविजन बन गया। तो डिफरेंस हमें ये पता चल जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना इनकम टैक्स पे किया। समझ में आया? और कोई अकाउंट जहां पे तकलीफ है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द लेजर्स जाना पड़ेगा। हाँ,
क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो देखो आपने लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाया होगा। लैंड एंड बिल्डिंग में जो भी रीवैल्यू हुआ तो उसी से वैल्यू बढ़ा है तुम्हारा, तो वो कैपिटल रिजर्व जो भी आया है वो इसकी वजह से आ रहा था। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बना के मुझे ये पता चल गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो होगा 1,50,000, है ना। एंड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग माइनस हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये 30,000 और इसका कुछ होना ही नहीं बिकॉज इट इज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर है? देन वी हैड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना, समझा था। प्लांट एंड मशीनरी में हमने बेचा है, प्रॉफिट हुआ, नया खरीदा और डेप्रिसिएशन। अब जो ये बेच के पैसा आया है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा, राइट। देन ये जो प्रॉफिट है वो कहाँ चला जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर में माइनस हो जाएगा। इसका कुछ करना नहीं, इट्स अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो गया ये। और ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। और ये वाला नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में एड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो ये था मेरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कोई प्रॉब्लम है प्लांट एंड मशीनरी में? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट के अंदर में ये वैल्यू इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा, ये भी इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। दिस विल बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो ऑफ कैश। और ये प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा ये। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इजीली हो रहा है? पक्का? देन एक डिविडेंड पेबल था, उससे रिलेटेड पॉइंट था ना। देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिविडेंड पेबल कितना था? 60,000। फिर ड्यूरिंग द ईयर इंटरिम डिविडेंड हुआ था हमारा, तो जो मेरा इक्विटी शेयर्स है उस पर 15% ये अपने पीएनएल से निकाला होगा। और क्लोजिंग बैलेंस डिविडेंड पेबल का 0 है, तो यानी पूरा साल हमने कितना पे कर दिया? 60,000 पिछले साल वाला, 90,000 करंट ईयर वाला, टोटल 1,50,000 हमने टू बैंक करके पे कर दिया। तो ये वैल्यू कहां जाएगा? ये वैल्यू कहां दिखाओगे? फाइनेंसिंग में आउटफ्लो ऑफ कैश। और ये वैल्यू प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एड बैक हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड पेड बोल के हम लोग एड बैक करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? देन एक छोटा सा एजम्पशन ले लेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ बोला नहीं, तो एज्यूम प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड इक्विटी शेयर्स आर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में डेट दिया हुआ नहीं है। इफ आप इक्विटी शेयर्स का ये एजम्पशन लेते कि इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उन इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देते अपन। इज इट क्लियर? एंड प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन इफ आपने ईयर एंड में माना होता तो उनको फिर डिविडेंड भी जाता। इज इट क्लियर? हमने ये मान लिया कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है, तो ये अजम्पशन जो भी रहेगा वो एग्जाम में आपको लिख के आना पड़ेगा इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट था, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, ड्यूरिंग द ईयर कितना क्रिएट किया वो बता दिया, तो बैलेंसिंग फिगर हमने कितना पे किया वो मिल गया। ये चला जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन में 1,35,000। और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे इनकम टैक्स पेड बोल के आएगा। ये वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे इनकम टैक्स पेड बोल के आएगा। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन, सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाला। प्रॉफिट फॉर द ईयर कहां से आएगा मेरा? सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर इज द डिफरेंस बिटवीन माय पीएनएल अकाउंट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो 1 लाख माइनस 50,000 किया तो 50,000 आ गया।
तो वो आ गया था। फिर हमने देखा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स और इंटरिम डिविडेंड को एड बैक करना था। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एंड इंटरिम डिविडेंड एड बैक होगा। और देखना रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये सीआरआर है, ये तो क्यों आया था, जनरल रिजर्व से होके आ रहा है, और जनरल रिजर्व जो कम हो रहा है इसका पैसा सीआरआर में जा रहा है, तो ये नॉन कैश है, तो इसका मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंपैक्ट नहीं हुआ। कैपिटल रिजर्व जो 70,000 बढ़ा, ये कोई हमारा करंट ईयर के प्रॉफिट से नहीं है, ये रीवैल्यूएशन की वजह से, तो ये भी नॉन कैश, तो हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में काउंट नहीं किया। आई बात समझ में। वैसे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के टाइम नॉर्मली 4 चीजें दिमाग में रखना है। क्या क्या था? इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर नॉट करंट ईयर, ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ज्यादातर ये 4 चीज ही रहेगा, ठीक है। और एक चीज माइनस होगा, इनकम टैक्स रिफंड। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब नॉर्मली क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप नॉर्मली कैश फ्लो बनाना स्टार्ट कीजिए, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी ट्राई कीजिए, दिक्कत आएगा तो मैं हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो निकाल ही लिया हमने, तो वहीं से चालू करना। जस्ट नेक्स्ट दीक्षे 12 नंबर। ऊपर में कंपनी का नाम आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, फॉर द ईयर एंडेड आ गया, ठीक है। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट विल बी माई 2,75,000, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर अपन क्या करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, राइट। तो हमने सर्टेन वर्किंग नोट्स में देखा था कुछ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग था ना, क्या क्या था, जैसे प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये माइनस होगा, देन डेप्रिसिएशन एडबैक होगा, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी माइनस होगा, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगा, समझ में आया वहां तक बाबा? सब कुछ नहीं कवर हुआ है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, समझना थोड़ा अच्छे से, पेशेंस रखना, जितना वर्किंग नोट से निकला उतना तो हो जाए, तो मेरे को बताना, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से चेक करते हैं। क्या 4 चीजें एडबैक लेस कर लिया, क्या इनकम्स को माइनस कर दिया, लॉसेस को ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन एडबैक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? अब एक चीज समझो कि हम लोग ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग का डेटा निकालते कैसे हैं। पहला एडजस्टमेंट से, ठीक है, एडजस्टमेंट का डुअल इंपैक्ट करना होता है। नाउ सेकेंडली वी हैव टू चेक अवर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आई मीन नॉन करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट लाइबिलिटी में एक ही दिया हुआ है, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स हो गए, पहले जीरो थे, तो नोट नंबर 3 डिबेंचर्स ही है इसके अंदर में, तो 9% डिबेंचर्स है, इसका मतलब पूरा साल इंटरेस्ट तो पे किया होगा। अब कैसे पता करें ये डिबेंचर्स हमने कब इशू किया, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर इशू किया है
तब तो इंटरेस्ट नहीं देना, राइट। लेकिन देखो जब हमने अगेंस्ट परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर था वो, इसका मतलब हम डिबेंचर इशू बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही कर रहे हैं, तो पूरा साल भर इंटरेस्ट तो पे किया होगा। अब ये इंटरेस्ट मेरा पीएनएल में भी आया होगा, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बोल के वापस एड बैक हो जाएगा ना, बिकॉज इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जाना चाहिए कहाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आई बात समझ में। तो जब आप एडजस्टमेंट्स के पॉइंट कर लेते हैं तो उसके बाद चेक कर लेना अपनी नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड करेंट लाइबिलिटी में क्या कहीं पे हिडन इंटरेस्ट वाला वैल्यू तो नहीं दिया हुआ। आई बात समझ में। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बोल के एड बैक करो 18,000। कैसे पता चलेगा? नॉन करेंट लाइबिलिटी चेक करेंगे, नॉन करेंट लाइबिलिटी में चेक करेंगे क्या क्या है। वो चीज पता चल गई कि इंटरेस्ट दिया है। डिविडेंड कब, डिवेंचर कब इशू किया था ये कैसे पता चलेगा? वो लिखा यहाँ पे देखो हमने जब एसेट खरीदा था तब डिबेंचर इशू किया है, तो एसेट कब खरीदा? शुरुआत में। तो हम यही मान रहे हैं कि सारे डिबेंचर शुरुआत में ही इशू किए, वरना एजम्पशन लिख के आ जाना इट इज अज्यूम डिबेंचर आर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी चेक कर लिया। उसके बाद अपन को चेक करना होता है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में एक है पीपीई, उसमें क्या क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, उसका काम कर लिया हमने। फिर नॉन करेंट और कोई इंटेंजिबल था क्या नंबर 5 में, नोट नंबर 5? सिर्फ टेंजिबल था और उसका वर्किंग नोट बना के डेटा निकाल लिया। इफ इंटेंजिबल होता तो वी विल सी क्या वैल्यू कम हो रहा है क्या। इफ वैल्यू कम हो रहा है तो उसको अपन अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, एंड अमोर्टाइजेशन का वैल्यू नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में एडबैक होता। ठीक है, तो पीपी के अंदर तो गया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसका भी काम कर दिया, यानी हमने सब कुछ कर दिया। फिर से बोल रहा हूं, जब आप नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग सॉल्व करते हैं तो एडजस्टमेंट्स, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट एसेट्स, इनको चेक करोगे। क्या इनसे रिलेटेड कोई भी आइटम इफ आपने पीएनएल में शो किया है तो उसको रिवर्सल करना है। एडजस्टमेंट्स, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट एसेट्स, इससे रिलेटेड कोई भी आइटम मेरा पीएनएल में गया है तो वो रिवर्स करना पड़ेगा, बिकॉज नॉन करेंट लाइबिलिटी फाइनेंसिंग में जाना चाहिए और नॉन करेंट एसेट्स तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। क्लियर है? तो इससे आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ चुका होगा। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 3,38,000, 3,38,000 is our profit before working capital changes. डबल लाइन बंद कर दिया। पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, फिर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है ना ये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद अपन वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखते हैं। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या देखना है? करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है? ट्रेड पेबल्स, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज, मतलब इनफ्लो ऑफ कैश। उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज में नोट नंबर 4, डिविडेंड का काम फाइनेंसिंग में होगा। लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, मतलब इनफ्लो ऑफ कैश। करंट लाइबिलिटी बढ़ने से इनफ्लो और करंट लाइबिलिटीज कम होने से आउटफ्लो।
चीज लिख रहा है सोच। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज देखना है। करंट एसेट्स इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो इनफ्लो होगा या माइनस, आउटफ्लो ऑफ कैश है। इन्वेंट्री बढ़ रहा है मतलब करंट एसेट्स बढ़ रहा है, करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो आउटफ्लो ऑफ कैश। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, आउटफ्लो, देन इंक्रीज इन अदर करंट एसेट्स, ये भी आउटफ्लो, तो ये तीनों आ जाएंगे। करंट लायबिलिटी तो कर ही लिया था, है ना। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर इनकम टैक्स पेड आ जाएगा। उससे इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। क्लियर है। ये होने के बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो सीधा सीधा जैसे डायरेक्ट मेथड में कर रहे थे वो सारी चीजें करो। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ। क्या हुआ आप लोगों से, हुआ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नंबर 11 का? हाँ, ऑपरेटिंग से तो 1,88,000 नेट कैश फ्लो आ रहा होगा। देन इन्वेस्टिंग में हमने लैंड परचेज सेल किया था, प्लांट सेल किया था, प्लांट परचेज किया, इन्वेस्टमेंट सेल किया था, राइट, और इन्वेस्टमेंट परचेज किया था और एक प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी मिला था। क्लियर है। तो आपका नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 60,000 आना चाहिए। इन्वेस्टिंग के लिए हम लोग क्या देखता है, सिर्फ नॉन करंट एसेट्स वाला पार्ट देखते हैं। इन्वेस्टिंग में किसी को डाउट है तो पूछ लो। इन्वेस्टिंग में किसी का भी दिक्कत है क्या? कोई भी सिंगल पर्सन जिसको डाउट है इन्वेस्टिंग पूछ लो। मिला ना, कॉस्ट से कम होगा। या तो आप परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को 20,000 पकड़ो या फिर 25,000 पकड़ रहे हो तो 5,000 का डिविडेंड मिल गया ना। बैंक में तो आया ही है वो, इनफ्लो ऑफ कैश तो वही ना तुम्हारा। तो उस इनफ्लो ऑफ कैश को तुम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाओगे। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सॉल्व करने के लिए वी विल चेक अवर शेयर कैपिटल एंड नॉन करेंट लायबिलिटीज। शेयर कैपिटल एंड नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब शेयर कैपिटल में एक तो था इक्विटी, इक्विटी शेयर्स 1 लाख रुपीज बढ़ा था तो यानी इश्यू किया होगा हमने, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख आ गया। फिर उन इक्विटी शेयर्स पे हमने डिविडेंड भी बांटा था। टोटल कितना डिविडेंड पे किया था? 1,50,000। तो डिविडेंड पेड बोल के फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। फिर प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया है तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख माइनस हो जाएगा आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और हमने नोट लिख लिया था कि इट इज अज्यूम रिडम्पशन इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो डिविडेंड का पंगा ही नहीं आया। तो ये हो गया मेरा शेयर कैपिटल। देन वी हैव अ नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 0 से 2 लाख हुआ डिवेंचर्स। अब ये पूरा का पूरा 2 लाख अगेंस्ट कैश है क्या? 1 लाख तो अगेंस्ट प्लांट था और बाकी 1 लाख अगेंस्ट कैश होगा। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर 1 लाख आएगा। फिर उस पे इंटरेस्ट पे किया हमने, इफ पे नहीं किया होता तो आपका करंट लायबिलिटी में डिविडेंड इंटरेस्ट पेबल बोल के आता अदर करंट लायबिलिटी में। हमने पे कर दिया इसीलिए देखो करंट लायबिलिटी में कहीं पे भी इंटरेस्ट पेबल नहीं है। इट मींस वी हैव पेड इट ड्यूरिंग द ईयर। आई बात समझ में?
तो 2 लाख पे 9% पे यानी 18,000 का इंटरेस्ट भी पे किया है, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस होगा। बस इतना ही है। जब भी आप फाइनेंसिंग सॉल्व करो तो शेयर कैपिटल एंड नॉन करेंट लायबिलिटी इस पे फोकस कर लो, तो आपका फाइनेंसिंग पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो शेयर्स इशू करके 1 लाख आया, प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन करके आउटफ्लो ऑफ कैश है 2 लाख, डिविडेंड पे किया 1,50,000, फिर डिवेंचर इशू करके 1 लाख का कैश आया था, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया 18,000, आउटफ्लो ऑफ कैश। तो हमारा नेट आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज 1,68,000। जब आप 1 + 2 + 3 करेंगे तो आपको नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आएगा 40,000, और उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ऐड कर लें। दिस शुड मैच विथ माय क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी भी किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है मेरे से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चीजें समझ में। एक डायरेक्ट मेथड पे पहले हमने सारे क्वेश्चंस किए थे, अभी हम इनडायरेक्ट मेथड पे कर रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कुछ भी नया नहीं है, जैसा था वैसा ही है। बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सर्टेन फ्लो है। पहले बिफोर टैक्स चाहिए, फिर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग चाहिए, उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस करना होता है, फिर इनकम टैक्स माइनस करने के बाद हमें मिलता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब किसी का डाउट है तो पूछ लो पहले। कोई भी आइटम को लेके डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं सेल्फ करने दूंगा, नहीं सकोगे तो खाओगे तुम लोग। डिविडेंड पे 1.5 लाख कहाँ से? 90,000 तो करेंट ईयर में इंटरिम डिविडेंड दिया था, 60,000 पिछले साल वाला जीरो हो गया ना, तो टोटल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर तो 150 हो गया। अरे एक वर्किंग नोट बनाया था ना डिविडेंड पेबल बोल के। अरे बड़े क्वेश्चन में वर्किंग नोट मैटर्स द लॉट। आप इतने प्रो नहीं हो धनाधन सब कुछ याद रह जाए। जब मैं बना रहा है तो तुम लोग को भी बनाना है। क्लियर है? आगे चले। नंबर 12, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ न्यू लिमिटेड एज एट 31st March X1 and X0 फॉर द ईयर एंडेड आर एस फॉलोज। यानी पहला कॉलम मेरा करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है? प्रीवियस ईयर, और ये मेरा करंट ईयर। अब शेयर कैपिटल बोला हुआ है तो नोट से तो हम सारा इंटरप्रिटेशन नोट से निकालेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट्स, अदर करंट लायबिलिटीज नोट्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ पे कोई नोट नहीं लेकिन बता दिया क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। कल को कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं हुआ प्रोविजन फॉर टैक्स का तो हमें क्या मानना है? 20,000। क्या मानोगे बोलो अच्छे से अब तो। कितना फिर से बोलो। कल बताया था प्रोविजन फॉर टैक्स में दोनों का डिफरेंस नहीं लेते, पहला बात तो ये। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम ये मानते पिछला साल वाला पे हो गया, करंट ईयर वाला क्रिएट किया होगा। तो यदि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हुआ तो 3,60,000 इनकम टैक्स पेड बोल के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे, और 3,40,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन में ऐड करोगे। क्लियर है? एडजस्टमेंट में देख लो कोई पॉइंट है क्या इससे रिलेटेड? क्या कोई भी पॉइंट है क्या इनकम टैक्स से रिलेटेड? नहीं है, मतलब हम क्या मानेंगे? 360 पेड, 340 क्रिएटेड। ठीक है,
तो जो पेड है वो इनकम टैक्स पेड बोल के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा और 340 हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन में ऐड कर देंगे। क्लियर है? ये पॉइंट में दिक्कत नहीं करोगे तो ये डन है। एसेट्स में नोट दिया हुआ है तो नोट से निकालेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है भाई साहब। कल को कोई एडजस्टमेंट नहीं हो, कोई पॉइंट नहीं हो इससे रिलेटेड, तो व्हाट विल यू अज्यूम? यस, क्योंकि करंट ईयर में 3,20,000 है और प्रीवियस ईयर 4 लाख था, तो 4 लाख से 3,20,000 कम हो रहा है। भाई इन्वेस्टमेंट कोई डेप्रिसिएट होता है क्या? तो हमने सेल किया होगा 80,000 का। ठीक है, अब ढूंढते हैं क्या इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है क्या, क्योंकि पहला देखो क्या होता है, एक तरीका होता है फ्लो ऑफ द क्वेश्चन करने का। मैंने क्या किया अभी इस क्वेश्चन में, बैलेंस शीट था, जिसके जिसके नोट्स दिए हुए उसको छोड़ता गया, जिसके नोट्स नहीं है डायरेक्ट उसको उठाया और क्रॉस चेक कर लिया क्या उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है क्या, नहीं है तो वहीं से इंटरप्रिटेशन निकाल लेंगे अपन। तो अब देखो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई पॉइंट है क्या? कौन सा है? पॉइंट नंबर 4, कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट ए प्रॉफिट ऑफ 40,000, यानी इन शॉर्ट परचेज कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो ये कम हुआ है इन्वेस्टमेंट 4 लाख से 3,20,000, इसका मतलब सोल्ड किया है 80,000 का, कितने में? 1,20,000 में हमने सेल कर दिया 80,000 वाला इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट? इन्वेस्टिंग में इनफ्लो ऑफ कैश 1,20,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। क्लियर है? हर एडजस्टमेंट का डुअल इंपैक्ट, वो कर लिया तो कैश फ्लो एक बार में करेक्ट होगा। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, जिस फ्लो में समझ रहे हैं बस पहले इंटरप्रिटेशन समझो, एडजस्टमेंट समझो, फिर स्पीड आएगा। जब आप सेम क्वेश्चंस को घर पे सेकंड टाइम थर्ड टाइम करोगे तब स्पीड आएगा, एक बार में स्पीड नहीं आएगा। ठीक है, चाहे आपने क्लास 12 में कितना ही कैश फ्लो कर रखा है, बट उनसे ये क्वेश्चंस के लेवल थोड़े ऊपर है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये तो मेरा लास्ट में जाता है। अदर करंट एसेट्स कोई पॉइंट नहीं, नोट्स नहीं दे रखा, कोई नोट्स नहीं दे रखा, तो कुछ नहीं हो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट तो हम क्या मानेंगे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा। अब पहले ढूंढते हैं क्या अदर करंट एसेट से रिलेटेड कोई पॉइंट है क्या? पॉइंट नंबर 6, क्योंकि अदर करंट एसेट्स बोला मतलब कंपनी के सारे करंट एसेट्स इसी में आ गए, अलग से ना तो इन्वेंट्री बोल रहा है, अलग से ना तो ट्रेड रिसीवेबल्स, कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन माय अदर करंट एसेट्स। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 रेलिवेंट है, वो उससे रिलेटेड है। वो क्या बोल रहा है? कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट whereas previously the practice was to value inventory at cost less 10%। यानी करंट ईयर में कंपनी ने एक पॉलिसी चेंज किया, बोला कि अब से हम लोग इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे दिखाएंगे? कॉस्ट। वेरेज पिछले साल तक इन्वेंट्री कैसे दिखाई जाती थी? कॉस्ट लेस 10%, राइट? यानी जो चीज हम करंट ईयर में आज 100 रुपए का दिखा रहे हैं, वही सेम आइटम प्रीवियस ईयर किस वैल्यू पे दिखाया होगा? 90 रुपए में। भाई 110 कॉस्ट लेस 10% है, कॉस्ट एट 10% नहीं है, तो हमने प्रीवियस ईयर 90 में दिखाया होगा, राइट? अब क्या बोल रहा है? करंट ईयर का जो भी इन्वेंट्री है 3 लाख, ये तो करेक्टली वैल्यूड है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिछले साल इन्वेंट्री का वैल्यू ये आया था, और ये जब 2,16,000 हमने दिखाया, ये वैल्यू बेसिकली क्या है? एक्स वैल्यू में से 10% ऑफ एक्स माइनस कर दू इज माई 2,16,000, कॉस्ट लेस 10% करने के बाद ही तो वही 216। तो बेसिकली कहना ही सही है, 2,16,000 90% है मेरा, कॉस्ट का 90% है। लेकिन सिंस पॉलिसी बदल गया तो मुझे मेरा पिछला साल का क्लोजिंग स्टॉक ठीक करना पड़ेगा, राइट? जब आप क्लोजिंग स्टॉक ठीक करोगे तो उसको 100% वैल्यू पे लाना पड़ेगा। तो कितना कम दिखा रखा मैंने? होना चाहिए था 2,40,000, होना चाहिए 2,40,000, 2,16,000 डिवाइडेड बाय 90%। इफ 90% इज 2,16,000 तो 100% कितना होगा?
2,60,000 डिवाइडेड बाय 90 2,40,000 होना चाहिए था, बट हमने कितना दिखाया 216 यानी 24,000 से पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया है। इफ मैंने 24,000 से पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया है, इसका मतलब करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कम आ रहा है। इफ ओपनिंग स्टॉक कम आ रहा है दैट मींस मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। ओपनिंग स्टॉक कम है मतलब ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है, खर्चा होता है, वो कम है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ज्यादा आ रहा होगा, राइट। अब इसका करेक्शन कैसे करें, पहले मुझे पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ठीक करना पड़ेगा। जब मैं पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ठीक करूंगा तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है या कम करना है पिछले साल का, बढ़ाते ही मेरा अदर करंट एसेट्स बढ़ जाएगा, मेरा न्यू वैल्यू कितना हो जाएगा 11,34,000 हो जाएगा। ये तो सिंगल इफेक्ट हुआ। अब मैं डिफरेंस इन अदर करंट एसेट्स जो आ रहा है उसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में चले जाएंगे, ये तो ठीक है, लेकिन ये 24,000 का तो सिंगल इफेक्ट हुआ, डुअल इंपैक्ट करना होता है एडजस्टमेंट का। अब ये 24,000 का इफेक्ट मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट में भी तो जा रहा है, बिकॉज जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वही मेरा करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बना। इफ मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम था तो ओपनिंग स्टॉक भी कम रहा होगा, ओपनिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, राइट। तो मेरा जो करंट ईयर का प्रॉफिट आ रहा है, मेरा जो ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता 24,000 से ज्यादा है? अरे आपका ओपनिंग स्टॉक का इंपैक्ट तो प्रॉफिट में जाता है ना। इफ आपने ओपनिंग स्टॉक 2,40,000 दिखाया होता तो ऑटोमेटिकली 24,000 से प्रॉफिट भी तो कम हो जाता, लेकिन आपने जब करंट ईयर का पीएनएल बनाया होगा तब तो आपने ओपनिंग स्टॉक कितना लिया होगा, 2,16,000 ही लिया होगा। ओपनिंग स्टॉक याद करो, लॉजिक एकदम बेसिक्स 11 12 में फाउंडेशन में फाइनल अकाउंट करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में आता था ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में, एंड एज पर द अकाउंटिंग रूल्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ओपनिंग स्टॉक को हम खर्चा मानते थे, वेरेस क्लोजिंग स्टॉक को इनकम की तरह काउंट करते थे। तो ओपनिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट बढ़ा है, एक्सपेंस कम दिखा रखा है तो प्रॉफिट ज्यादा आ रखा होगा। तो अब मुझे क्या करना है, वो प्रॉफिट भी ठीक करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, करेंट ईयर के प्रॉफिट में से 24,000 हटा दूंगा। समझ में आया डुअल इंपैक्ट 24,000 का। एक तो हमने क्या किया, अदर करंट एसेट्स ठीक किया, फिर उसका इंपैक्ट मेरा करंट ईयर के प्रॉफिट में आ रखा होगा तो मैंने करंट ईयर का प्रॉफिट भी ठीक कर लिया। क्लियर है ये पॉइंट? पॉइंट नंबर 6 क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 11,34,000 मेरा हो जाएगा पिछला साल का अदर करंट एसेट्स और करंट ईयर का 11,50,000। तो मेरा क्या हो रहा है, अदर करंट एसेट्स बढ़ रहा है, कितने से 16,000 से बढ़ रहा है। तो इंक्रीज इन अदर करंट एसेट्स ये जाएगा कहां, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। तो अदर करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो कैश में क्या इंपैक्ट होगा, गिरेगा। एसेट्स बढ़ रहा है, करंट एसेट्स बढ़ने से कैश कम होता है, तो 16,000 से कैश का आउटफ्लो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। समझ में आया? तो हमने वो पॉइंट डिस्कस कर लिया जिसमें नोट्स नहीं था और जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स था। यहां तक कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब जिसका जिसका नोट्स है, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 देखते हैं इसमें क्या है। एक है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख से 16 लाख हो गया, कुछ नहीं बोलेगा तो हम क्या मानेंगे, इशू। और प्रेफरेंस शेयर्स 4 लाख से 2,80,000 हो गया, कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या मानेंगे, रिडम्पशन मानेंगे। अब तो देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन, पॉइंट्स कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा कुछ। पॉइंट नंबर 5, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हमने रीपेमेंट किया है, तो प्रेफरेंस शेयर्स 4 लाख से 2,80,000 हो गए, मतलब हमने कितना रीपेमेंट कर दिया, 1,20,000 का रीपेमेंट किया है। कितना में, 5% प्रीमियम, मतलब हमने 1,26,000 में रीपेमेंट किया है। आई बात समझ में? तो यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 1,26,000 माइनस होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश तो 126 का ही है ना। क्लियर है? देन इक्विटी शेयर्स का कोई पॉइंट था क्या, पॉइंट है क्या कोई?
कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। जब एडजस्टमेंट नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 12 लाख से 16 लाख जो है 4 लाख का इशू किया है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो ऑफ कैश। क्लियर है? हर एक आइटम, हर एक एडजस्टमेंट को समझो। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये हो गया शेयर कैपिटल की बातें। अब बैलेंस शीट का अगला आइटम रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका नोट नंबर 2। इसमें क्या क्या लिया है इन्होंने, एक लिया पीएनएल और एक लिया जनरल रिजर्व, राइट। अब 6 लाख से 7,60,000 जनरल रिजर्व हो रहे हैं, तो 1,60,000 जनरल रिजर्व में कहां से आया होगा, ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल, राइट। तो ये मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एड बैक हो जाएगा। रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल रहे तो वापस एड बैक करना पड़ेगा, रिवर्स जा रहे हैं हम। और पीएनएल अकाउंट से हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल लिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना लेंगे, 240 से 340 हो गया, यानी 340 माइनस 240 1 लाख। लेकिन उसमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ा, 24,000 का ज्यादा दिखा रखा था ना, तो मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हो गया, 76,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 76,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 76, जिसके अंदर में अपन ऐड कर रहे हैं क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ट्रांसफर टू रिजर्व्स। क्लियर है? आई बात समझ में? तो मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस का थॉट प्रोसेस क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है रिजर्व्स एंड सरप्लस में? तो ये पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है नोट नंबर 3। अच्छा, हमने ये डिस्कस कर लिया था ना, प्रोविजन फॉर टैक्स कोई पॉइंट नहीं था, तो 360 पेड है एंड 340 क्रिएटेड। तो जो क्रिएटेड है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होगा, तो इससे मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो ये जो जनरल रिजर्व में 1,60,000 का बढ़ोतरी हुआ है, हाँ, वो भी तो ऐड होगा ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स में? किया ना, 160 76,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर है, उसमें 160 जनरल रिजर्व ऐड कर दिया एंड प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड कर दिया, तो मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया 5,76,000। क्लियर है? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया अपना। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स 340 एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 360 दिखे। ये ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के साथ क्या हो गया, 4 लाख से 2,80,000 हो गया, मतलब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और क्वेश्चन ने बोला भी था पॉइंट नंबर 5, लेकिन डिबेंचर्स का रीपेमेंट कब किया है, ईयर एंड में किया है। तो यानी ये 1,20,000 डिबेंचर्स का जो रिडम्पशन हुआ है, इसको कहां दिखाओगे, 1,20,000 को कहां दिखाओगे, फाइनेंसिंग में आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, लेकिन ईयर एंड में रिडम्पशन कर रहे हो और रेट दिया हुआ है, तो पूरा साल इंटरेस्ट तो दिया होगा, 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि जो बिगिनिंग में था उसी पे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि रिडम्पशन आपका ईयर एंड में हो रहा है। तो पूरा साल 4 लाख यूज किया, 4 लाख के ऊपर 9% 36,000 का इंटरेस्ट भी तो दिया होगा, राइट। अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो होगा, लेकिन डुअल इफेक्ट होगा इसका, क्योंकि ये तो एडजस्टमेंट है, इनबिल्ट एडजस्टमेंट है ये आपका। तो कहां जाएगा ये 36,000, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बोल के ऐड हो जाएगा। क्लियर है? डुअल इंपैक्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो माइनस एंड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड बैक हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? डिबेंचर शॉर्टेड है, ठीक है भाई, डिबेंचर डिस्कस कर लिया। अदर करंट लायबिलिटी में 4 नंबर नोट क्या क्या दिया है, डिविडेंड पेबल दिया है और करंट लायबिलिटीज दिया है। तो डिविडेंड पेबल 1/20 से 0 हो गया जी, तो क्या करेंगे, पे हो गया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो ऑफ कैश, बैलेंस शीट के अंदर है तो सिंगल इफेक्ट। देन करंट लायबिलिटीज क्या हो रहा है, बढ़ गई, कितने से, तो क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में
इनफ्लो ऑफ कैश, करंट लायबिलिटी बढ़ता है तो कैश भी बढ़ता है, तो मेरा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा प्लस करके। क्लियर है? क्या डिविडेंड पेबल एंड करंट लायबिलिटी से रिलेटेड कोई पॉइंट था क्या? नहीं है भाई, पॉइंट नंबर 1 2 3 तीनों ही पीपी से रिलेटेड है। खत्म इसका कहानी। वेरी गुड, चलो आगे चलें। तो वो डिविडेंड पेबल का फिर से बताइए ना, करंट लायबिलिटी समझ में आ गया, 1,20,000 से वो जीरो हो गया। पिछला साल में हमने डिविडेंड दिया होगा, डिक्लेयर किया होगा, तो हमारे बुक्स में लायबिलिटी आ गई 120। करंट ईयर में क्लोजिंग बैलेंस जीरो है, मतलब करंट ईयर में हमने वो इतना अमाउंट पे कर दिया होगा, तो पे कर दिया तो फाइनेंसिंग में आउटफ्लो फाइनेंसिंग में आउटफ्लो कर देंगे। बस। अब पीपी सिर्फ एक लास्ट ही तो बचा है, पीपी नोट नंबर 5। 3 एडजस्टमेंट है, माय गॉड। 22,80,000 से 26,40,000 हो गया, तो 22,80,000। तो पीपी का तो इतना एडजस्टमेंट जब होता है मेरा दिल दहल जाता है, दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता और मैं नोट्स में चला जाता हूँ। एक लेजर बना लिया जाए प्यारा सा। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 22,80,000। अरे बुक वैल्यू ले लो ना। यदि आप 32 लाख लोगे तो आपको एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और आप नेट वैल्यू लोगे तो एक ही अकाउंट में काम हो जाएगा। ये आपकी मर्जी है, मैं दोनों प्रेजेंटेशन दिखा दूंगा, बट अभी जो मैं समझा रहा हूं वो नेट वैल्यू से समझा रहा हूं। नेट वैल्यू हमारे पास ओपनिंग वैल्यू है 22,80,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन, और क्लोजिंग वैल्यू कितना है? 26,40,000। ये क्लियर है? ओपनिंग और क्लोजिंग लिखा, इसमें क्या क्लियर है? समझाया नहीं मैंने? द कंपनी सोल्ड 1 पीपी फॉर 1 lakh, the cost of which was 2 lakh and the depreciation provided on it was 80,000। तो एक बात बताओ, कॉस्ट से सेल वैल्यू को कंपेयर करते हैं क्या कभी, या बुक वैल्यू से सेल वैल्यू को? तो बुक वैल्यू क्या होगा? कॉस्ट है 2 लाख और उस पे आज तक का डेप्रिसिएशन 80,000 है, तो बुक वैल्यू कितना हुआ? 1,20,000 रुपए का बुक वैल्यू हुआ, जिसको तुमने कितने में बेच दिया? तो बाई बैंक 1 लाख, फायदा या नुकसान? तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस 20,000। तो ये 1 लाख रुपए तो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो ऑफ कैश, और 20,000 लॉस ऑन सेल ऑफ पीपीई कहां चला जाएगा? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में एड बैक। हाँ, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में एड बैक हो जाएगा। क्लियर है? पॉइंट नंबर 1 हो गया। नंबर 2, the company also decides to write off another item of PPE costing 56,000 on which depreciation amounting to 40,000 has been provided। मतलब और एक आइटम कॉस्ट है 56 जिसपे आज तक का डेप्रिसिएशन 40,000, तो व्हाट इज द बुक वैल्यू? 16,000 को राइट ऑफ ही कर दो, मतलब पूरा नुकसान। राइट ऑफ करने का मतलब हटाई दो उसको, 1 रुपए भी रिकवरी नहीं हुआ, पूरा लॉस। तो बाय पीएनएल 16,000 पूरा का पूरा नुकसान हटा दिया हमने। ये भी कहां चला जाएगा? 16,000 नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में एड बैक हो जाएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में एड बैक हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन पीपी कितना है? तो बाय डेप्रिसिएशन 3,60,000 इतना डेप्रिसिएशन है, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में एड बैक हो जाएगा डेप्रिसिएशन बोल के। अब ये लेजर मैच नहीं कर रहा होगा, डेबिट और क्रेडिट साइड इसका मैच नहीं कर रहा होगा। ऊपर में एक वो 80,000 का डेप्रिसिएशन है, उसको कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी आज तक का डेप्रिसिएशन, हम सिर्फ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं। तो वो 360 हो गया। हाँ, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है ना डेबिट से, रीजन परचेज किया होगा टू बैंक, बैलेंसिंग फिगर कितना? 8,56,000, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। बुझी पैसा?
we have discussed all the adjustments, we have done all the drill down of each and every item. उसके अलावा कुछ है नहीं अब इसके अंदर. बस आपका एक ही काम है, वर्किंग नोट में एक पीपी बनाओगे नोट्स में, ठीक है. सेकेंडली प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा एंड फिर नॉर्मल कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो क्या करना है, शुरू हो जाओ. छुट्टी पागल हुआ है बचुआ, ये तो दूसरा क्वेश्चन है आज का, पढ़ना है अभी तक हमें, मकसद पूरा नहीं हुआ है. तो फटाफट अब हो जाओ शुरू. मैं जस्ट आपको नोट्स दिखा दूं. अब देखो कुछ लोग क्या होंगे, एक चीज देख लो, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने बोला भी था कि भैया पीपी का ओपनिंग बैलेंस 32 लाख ले लो. तो जब मैं पीपी का वैल्यू 32 लाख ले रहा हूं, मतलब मैं कॉस्ट वैल्यू ले रहा हूं, तो उसके लिए मुझे अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. क्लियर है. तो एक तरीका होता है ये, और दूसरा तरीका है डायरेक्ट आप नेट वैल्यू से बना लो, जो हमने डिस्कस किया. आपकी मर्जी, क्योंकि जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंसेप्ट से जाते हो, इसका मतलब हमने सारा का सारा डेप्रिसिएशन कहां इकट्ठा कर रखा है, एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में. तो जिस दिन हम बेचेंगे बिकेगा तो वो एसेट अकाउंट से, लेकिन एसेट अकाउंट में एसेट कॉस्ट वैल्यू पे है, तो उसको बुक वैल्यू पे लाने के लिए पहले आज तक का डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा. लेकिन डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर रखा है प्रोविजन अकाउंट में, तो प्रोविजन अकाउंट से हम सारा डेप्रिसिएशन टिल सेल डेट उस पर्टिकुलर एसेट्स का निकालते हैं और एसेट अकाउंट के क्रेडिट में लिख देते हैं. इससे मेरा एसेट ऑटोमेटिकली बुक वैल्यू पे आ जाता है, फिर अपन उसको सेल ऑफ करते हैं. तो दोनों तरीका जिससे जो कंफर्टेबल है उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने का ऐसा जरूरत नहीं था, फिर भी स्टिल इंटरेस्ट हो तो बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. एडजस्टमेंट था तो मैंने ऐसे ही बना दिया. एंड देन वन वाज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स. समझ में आया. तो इसी बात पे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका नेट फ्लो कितना आ रहा है, 6,44,000. कोई दिक्कत है तो एक बार चेक कर लो. ऑपरेटिंग में कोई इश्यू है तो देख लो. एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या है, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी, पीपी रिटर्न ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. ठीक है. फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस. क्या चीज, अरे डुअल इम्पैक्ट होगा ना. यदि हमने रिडम्पशन करने के टाइम प्रीमियम दिया एक्स्ट्रा तो इट्स अ लॉस, वो लॉस तो पीएनएल में दिखाया होगा ना. फाउंडेशन में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हमने देखा था लास्ट का एक एंट्री होता था, पीएनएल में ट्रांसफर करके क्लोज करते थे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. तो वो पीएनएल में गया है, बट वो ऑपरेटिंग तो है नहीं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो उसको हमने एड बैक कर दिया बाय. हाँ हाँ, जिसका 12 हो गया वो 13 ट्राई करो, और जिसका 12 नहीं हुआ वो मेरे साथ देखो एक बार, कोई दिक्कत है तो. देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दीक्षा डिबेंचर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर में इंटरेस्ट देगा, नहीं उस पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने एट द एंड ऑफ द ईयर डिबेंचर इशू किया है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं देना होता. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से नेट आउटफ्लो 6,36,000 और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से नेट आउटफ्लो 8,000. ठीक है. क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स में रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5% था ना, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके जाएगा.
बट जब आप ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग को ऐड करोगे तो नेट जीरो आ रहा है, फिर भी आप लिखोगे नेट इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नील कर दोगे, उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करोगे. दिस शुड मैच विथ योर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कोई भी डाउट है तो पूछ लेना. चलो लेट्स डू नंबर 13. थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली जो दो क्वेश्चन हमने किए हैं. ठीक है. इसी को पहले करना चाहिए था. अरे देखो क्या होता है कि पहले शिलोंग वाली सर्दी को हैंडल कर लो तो गुवाहाटी वाली सर्दी असली की नॉर्मल है. बस. ABC Limited gives you the balance sheet as at 31st March and 31st March X1. You are required to prepare cash flow statement by using indirect method as per AS3. अपने पास बैलेंस शीट है, एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 1,80,000 इज 10,40,000. तो हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए ना. तो उसमें से क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट, ये तो आफ्टर डेप्रिसिएशन है, हम एड बैक कर लेंगे डेप्रिसिएशन. फिर एक पॉइंट क्या दिया हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में दिया हुआ है. वेयर डिटरमाइंड टू बी वर्थ लेस एंड वेयर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. बस दो ही पॉइंट है, एक प्रॉफिट से रिलेटेड पॉइंट है और एक आपका ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड पॉइंट है. बाकी कोई पॉइंट है नहीं. तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले अपन क्या सॉल्व करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. राइट. अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अब यहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए रिजर्व्स एंड सरप्लस चले. रिजर्व्स एंड सरप्लस में कुछ भी नहीं दे रखा. रिजर्व्स एंड सरप्लस में कुछ नहीं दे रखा मतलब यही हमारा जो होगा, इसी को ही कंसिडर करना अपने को. तो पिछला साल 26,50,000 था और करेंट ईयर में इट इज 36,90,000. तो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? वो तो नीचे दिया हुआ ही था, लेकिन दैट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन. बट हमें क्या चाहिए? बिफोर टैक्स चाहिए सिर्फ. यानी डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? माइनस करेंगे या ऐड करेंगे? डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड होगा. मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना ही रह जाएगा? 10,40,000 ही रह जाएगा. इज इट क्लियर? तो अपना स्टार्टिंग कैसे करेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट. इट्स अवर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13. कैश फ्लो स्टेटमेंट for the year ended 31st March X1. सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसमें सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो प्रॉफिट फॉर द ईयर तो पता है. क्या क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या? कहां देखोगे प्रोविजन फॉर टैक्स? करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज में कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का क्वेश्चन ही नहीं आता बिकॉज रिजर्व एंड सरप्लस का ब्रेकअप नहीं है. इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और प्रीवियस ईयर कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है. तो यही मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा. यहाँ पे दिखा देंगे अपन 10,40,000 कैसे निकाला हमने? 36,90,000 माइनस 26,50,000. तो ये आ गया 10,40,000. फिर
एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश के लिए एक तो क्वेश्चन नहीं बता रखा है, डेप्रिसिएशन, ठीक है, कितना 1,80,000 का डेप्रिसिएशन, राइट। अब उसके बाद नॉन कैश के लिए क्या क्या चेक करें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देख लेते हैं। नोट नंबर 1 डिवेंचर्स है, 0 से 9 लाख हो गया एंड इट इज इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा इसके ऊपर में, चलो ये नहीं आएगा। तो और कोई चीज, ऐसा चीज, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में तो हो ही गया ऑलरेडी, हमारा डेप्रिसिएशन ही है। और क्या है फिर, बैड डेट्स के बारे में बोला है। देखो क्या बोला है, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स 2,30,000 का डूब गया और ये पैसा आपने कहां से निकाला है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब एक चीज देखना, अच्छा ठीक है, मैं आपको यहाँ पे वर्किंग नोट बनाऊं क्या, यहाँ नीचे में मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, हमने पहले से उस गुल्लक में कितना पैसा डाल के रखा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट में ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,90,000, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रोविजन कितना यूज किया है, 2,30,000 का यूज किया है, तो मतलब निकाला यहां से टू डेटर्स 2,30,000, तो भाई उतना तो प्रोविजन था ही नहीं, निकाल लिया और बैलेंस बचा है 190, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर नया बनाया होगा। बैलेंसिंग फिगर कितना बनाया हमने, 2,70,000 का प्रोविजन आपने क्रिएट किया। इफ क्रिएट किया है तो ये वैल्यू पीएनएल में आया होगा, पीएनएल में आया तो इट्स अ नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम है तो एड बैक हो जाएगा। क्लियर है, तो ऊपर अपन नॉन कैश में लिख देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,70,000, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो ये आ जाएगा मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कितना आ रहा है, 14,90,000, that's my operating profit before working capital changes। अब एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल के लिए हम क्या क्या देखेंगे, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है बाबा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, लेकिन ये तो बैंक लोन है, फाइनेंसिंग में जाएगा। फिर ट्रेड पेबल्स क्या हो गया, 880 से 820, तो 60,000 से कम हो रहा है। डिक्रीज इन
ट्रेड पेबल 60,000 से कम हुआ है, दैट मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश। फिर अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज 480 से 270, इसमें है क्या? डिविडेंड पेबल, ये तो तुम्हारा कहाँ चला जाएगा? फाइनेंसिंग में। फिर लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 330 से 270, मतलब डिक्रीज इन लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस 60,000, तो ये भी आउटफ्लो, करंट लाइबिलिटी कम हो रहा है हमारा। यहां तक समझ में आया? करंट लाइबिलिटी हो गया करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में है करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? इट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो। अरे करंट इन्वेस्टमेंट लिखा था ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होता है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो। और कुछ और एक एजम्पशन क्या ले सकते हैं, इसको अपन कहाँ दिखाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी दिखा सकते हैं। इफ इट इज रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू है, कुछ नहीं बोला तो हम ये मान सकते हैं रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। ठीक है, इफ रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू हुआ तो हम लोग इसको कहाँ दिखाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ये एजम्पशन बेस्ड हो गया, ये एजम्पशन बेस्ड हो गया, और पहली एजम्पशन यही लेंगे कि रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू है। अदरवाइज क्वेश्चन खुद बोलता कि ये आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज है या फिर रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू नहीं है, तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। इन्वेंट्री क्या हो गया? इन्वेंट्री का वैल्यू कम हो रहा है, तो मतलब इनफ्लो ऑफ कैश। करंट एसेट्स कम होने से तो इनफ्लो ऑफ कैश होता है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितने से? डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितने से? 90,000। फिर इन्वेंट्री तो हो गया। फिर एक है ट्रेड रिसीवेबल्स, नोट नंबर 4। ट्रेड रिसीवेबल्स 23,90,000 था, क्लोजिंग है 28,30,000। क्या लॉजिकली 28,30,000 हुआ क्या? तो क्या चीज हो गया बताओ मुझे? 230 का बैड डेट्स हुआ था, तो ये 28,30,000 में से बैड डेट्स माइनस हो चुका होगा या नहीं हुआ होगा? हो चुका। ठीक है, तो क्या ये मेरे ग्रॉस डेटर है? क्या क्या ये मेरे ग्रॉस डेटर है? नहीं है। तो हम लोग तो ग्रॉस डेटर के ऊपर में इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस करते हैं, बिकॉज प्रोविजन फॉर बैड डेट इज अ नॉन कैश, बैड डेट इज ऑल्सो अ नॉन कैश आइटम। तो मेरे ग्रॉस डेटर कितने थे? 28,30,000 में मैं वापस 230 को एड बैक कर दूं तो कितना आ गया? 30,60,000, राइट। तो क्लोजिंग बैलेंस एक्चुअल में कितने थे डेटर्स के? 30,60,000, बिकॉज आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, वो अलग से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और बैड डेट्स का सेट ऑफ हो गया है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपका कितना है डेटर? बोलिए जी। 30,60,000 क्लोजिंग है और ओपनिंग था 23,90,000। बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो क्या होगा, आउटफ्लो या इनफ्लो? करंट एसेट्स बढ़ने से आउटफ्लो। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितना? 6,70,000। और बताइए।
अदर करंट एसेट्स के साथ क्या हो रहा है, क्या है उसमें, प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस कितने रुपए से, 30,000, तो ये भी क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। क्या क्वेश्चन में टैक्स रिलेटेड कोई बातें थी, तो यही मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है बताना मुझे, कितना, 7,60,000। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जब टैक्स है ही नहीं तो क्या ही बिफोर टैक्स लिखूं, फिर टैक्स भी नील छोड़ूं, तो डायरेक्ट लिख दिया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो एक चीज समझना, 2,30,000 का जो बैड डेट्स था, है ना, लॉजिकली उसका इम्पैक्ट जीरो है मेरे कैश फ्लो में, क्योंकि 270 यहाँ एडबैक किया और उतना का ही इफेक्ट यहाँ माइनस भी हुआ है। डेटर बढ़ा के दिखा रहे हो ना डुअल इम्पैक्ट की वजह से, आप इस पूरे पॉइंट को खा जाते ना तभी भी कैश फ्लो करेक्ट था, क्योंकि उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। 2,70,000 नॉन कैश बोल के प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बढ़ाया आपने, राइट, एंड उतने से ग्रॉस डेटर लाने के लिए आपने 270 ऐड किया था डेटर के क्लोजिंग बैलेंस में, तो नेट इफेक्ट तो जीरो ही हुआ। यहाँ आप 270 प्लस कर रहे हैं, यहाँ आप 270 को माइनस कर रहे हो, इस 670 में वो 270 वाला भी तो इंक्लूडेड है जो राइट ऑफ हुआ है, तो दोनों का इम्पैक्ट जीरो है। तो आप एग्जाम में इस पॉइंट को खा भी जाते ना तभी भी आंसर करेक्ट होता। पूरा मिलता, क्यों नहीं मिलता, पूरा ही मिलता, इतना दिमाग चलता ही नहीं एग्जाम में, बट अब चलेगा नेक्स्ट टाइम जब इस क्वेश्चन को वापस करोगे तो। लेकिन डेटर में फिर आप उसको काउंट नहीं करते, गलती ये हो जाता। तो जब भी कब ऐसा पॉइंट आए तो आप ध्यान रख सकते हैं कि पूरा पॉइंट ही यदि इग्नोर करे तो चलता है, तभी भी आंसर सेम ही आएगा। उसके बाद क्या करना है, इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग के लिए हमें क्या देखना होता है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में तो सिर्फ एक ही है पीपीई, बट यहाँ पे इन्वेस्टिंग में और एक है करंट इन्वेस्टमेंट भी है ना, तो दो चीज देख लेंगे। पीपीई का नोट नंबर 3 क्या बोल रहा है, 21,20,000 था जो 32,80,000 हो गया नेट वैल्यू, तो बढ़ रहा है ये तो क्या किया होगा, परचेज किया होगा, कितना का परचेज हो गया, 11,60,000 परचेज आ रहा है क्या, ऐसे कैसे भाई जी, डेप्रिसिएशन भी तो हुआ है। तो पीपी का यदि हम अकाउंट बनाएं वर्किंग नोट में तब पता चलेगा, ऐसे हवा हवा में नहीं बोलेंगे।
पीपी का अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इट इज 22 लाख, डेप्रिसिएशन के बाद का बात करते हैं, 22,40,000 एंड वी हैव अ क्लोजिंग वैल्यू 26,40,000। क्लियर है? गलत ले लिया क्या? ओह सॉरी, 21,20,000 एंड 32,80,000, सॉरी, 21,20,000 32,80,000, ये ठीक है। अब फिर डेप्रिसिएशन कितना था? 180। तो परचेज कितना किया होगा हमने? 13,40,000। दैट्स आवर परचेज। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 13,40,000। और क्या था? परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट कितना? 3,20,000। दो ही आइटम है नॉन करंट एसेट्स में, एंड करंट एसेट्स में था अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट, तो वो भी काउंट करना पड़ा। लिख के रखना वहाँ पे क्यों काउंट किया, बिकॉज नॉर्मली जब इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इट मीन्स इट इज़ अ रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, और रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू है तभी हमने उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काउंट नहीं किया है। इफ रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू नहीं होगा तो क्वेश्चन खुद बताएगा, अपन अज्यूम नहीं करेंगे। नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है? 16,60,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? फाइनेंसिंग, शेयर कैपिटल देखना है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज देखनी है। शेयर कैपिटल तो सेम है, कुछ हुआ ही नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 1, 9 लैक्स हो गया जीरो से, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स, 9 लाख रुपीस का इशू ही किया होगा, राइट? उसके बाद में और क्या है? यस, बैंक लोन था ना एक, लोन भी इंक्रीज किया है। बैंक लोन रेज्ड कितना वैल्यू? 1,50,000। और कोई चीज? डिविडेंड पेबल, जिसको हमने ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया, दैट वाज 1,50,000। ये 3 आइटम्स थे।
तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी it will be 9 lakh net increase or decrease in cash and cash equivalent. Net increase or decrease in cash and cash equivalents nil, plus opening cash and cash equivalent कितना है 15,20,000. This should match with our closing cash and cash equivalent. समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुए? थोड़ा बहुत रिदम आया इनडायरेक्ट मेथड में, ठीक है? पहले ही बोला था पहली क्लास में नहीं होता इनडायरेक्ट मेथड. धीरे धीरे जब अपन थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो रिदम प्रोसेस ही समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे किसका इम्पैक्ट कहाँ लिखना होता है. इनिशियली तो समय लगेगा. ऑलरेडी आपने 12th में पढ़ा, किसी का 12th में स्ट्रांग होता है, किसी का नहीं होता है कैश फ्लो, ठीक है? और उसका फाउंडेशन लेवल में आप पढ़ते नहीं तो गैप आ जाता है. तो अभी थोड़ा क्लैरिटी है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड दोनों में क्लैरिटी है. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमने 13 डन, यही 13 लास्ट था ना? 12 डन, 11 डन, 10 नहीं किया ना? 10 कर लिया, 10 हो गया. 9 डन, 8 नहीं किया था, राइट? अब 8 कर लेते हैं. प्रैक्टिकल विल बी डन. सर्टेन एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, इलस्ट्रेशन बेसिक्स क्वेश्चन होंगे, वो आप आराम से सक पाओगे, ठीक है? इफ आप वो सक लोगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक में चले जाएंगे. विल डू सर्टेन पास पेपर क्वेश्चंस, आरटीपीज एंड ऑल, सो दैट और रिदम आ जाए कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. तो नंबर 9 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अपन को क्या करना है नंबर 9 में? बताना है कि हाउ विल यू डिस्क्लोज द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ गगन लिमिटेड एज पर AS3. एज पर AS3 आप लोग कैसे इसको डिस्क्लोज करोगे, बस यही बताना है. तो 10% डिबेंचर इशू किया एज ऑन 1st अप्रैल 1,10,000, एज ऑन 31st मार्च X2 77,000 हो गया. यानी ये क्या हो गया? रिडम्पशन हुआ है. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हम कहां दिखाएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, डिबेंचर्स में रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर. प्रीमियम वाज चार्ज टू P&L अकाउंट. यानी हमने एक्चुअल रीपेमेंट कितना किया है? 1,10,000 ओपनिंग है, क्लोजिंग बचा 77, तो 33,000 फेस वैल्यू का रिडम्पशन हुआ एट 5% प्रीमियम 34,650, राइट? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा 34,650, लेकिन 1,650 जो ये प्रीमियम वैल्यू है ये आपने P&L में भी चार्ज किया होगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहां चला जाएगा? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में एड बैक हो जाएगा. क्लियर है यहां तक? अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पिछले साल लाइबिलिटी था 2275 और अभी भी आउटस्टैंडिंग है 1175. ओ माय गॉड, ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? अब एक चीज समझो, आपके पास टोटल 1,10,000 के डिबेंचर्स थे. डिबेंचर्स का रिडम्पशन कब हुआ है? डिबेंचर्स का रिडम्पशन कब हुआ है?
एंड ऑफ द ईयर, यानी जो स्टार्टिंग में डिबेंचर्स थे उस पे अपने को इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, है ना। तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट कितना बनता है, साल भर का इंटरेस्ट कितना बनता है, 11,000। अरे 10% डिबेंचर्स है, 1,10,000 रुपए के हैं, तो उस पर 10% इंटरेस्ट कितना, 11,000, ये करंट ईयर में पे करना था। प्लस पिछला साल का आउटस्टैंडिंग जो है 2,75,000, वो भी तो करंट ईयर में पे करना पड़ेगा ना। यानी टोटल हम लोग को करंट ईयर में इंटरेस्ट कितना पे करना चाहिए, 11,275। लेकिन अभी भी कितना पे करना बाकी है, इसका मतलब कितना पे कर दिया, 10,100। यानी ये 10,100 क्या करेंगे हम, 10,100 किधर दिखाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो ऑफ कैश। भाई इंटरेस्ट पे किया है ना इतना ड्यूरिंग द ईयर, वेर एज 11,000 कहां आएगा मेरा, अरे इंटरेस्ट फॉर द ईयर पीएनएल में मैंने कितना दिखाया होगा, 11, और जो पे किया 10,100, तो जो पीएनएल में दिखाया है वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में मेरा क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बोल के। लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड कितना माइनस होगा, 10,100। क्लियर है। फिर डेटर्स ऑफ 36,000 were written off against the provision for doubtful debt during the year। तो हमने डेटर का राइट ऑफ किया है अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा, क्यों आएगा, प्रोविजन बनाया थोड़ी ना है, पहले से प्रोविजन बना हुआ था, इसका इफेक्ट ही नहीं आएगा। अरे उस क्वेश्चन में हमने प्रोविजन क्रिएट किया था, इसमें प्रोविजन बनाया थोड़ी ना, ऑलरेडी बने हुए प्रोविजन में से 36,000 यूज कर रहे हो, तो ये तो पीएनएल में दिखाया भी नहीं हमने, तो ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में आएगा भी नहीं। 10% बॉन्ड्स 3,50,000 था, अभी भी 3,50,000 है। लेकिन नीचे पॉइंट है नंबर 6, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,500। अब बताओ क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट आया तो ये बॉन्ड्स का हम लोग इशू करते हैं। नहीं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हम किसी, यहाँ लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट यानी हमने किसी और के बॉन्ड में पैसा लगाया है। बताइए जी रेलिवेंसी, छोड़ देंगे। छोड़ दोगे, अरे साल के शुरू में 3.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो पूरा साल भर का इंटरेस्ट इनकम कितना हुआ, 35,000। और ये 35,000 एज पर अक्रूवल बेसिस आपने पीएनएल में दिखाया होगा। तो जब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग दिखाओगे तो वहां पे ये 35,000 माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोल के, लेकिन एक्चुअल में बैंक में कितना आया, 24,500। तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो ऑफ कैश होगा, क्योंकि जब आप एक्टिविटी बना रहे हैं वहां पे तो एक्चुअल कैश आना जाना देखते हैं, लेकिन नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में हम पीएनएल वाले आइटम्स को देखते हैं। समझ में आया, तब जाके ये क्वेश्चन खत्म होगा। प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा ना इन सब में। क्या नोट्स चाहिए इसमें, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9, बहुत स्लो चल रहा है तुम लोग का ब्रेन इस चैप्टर को लेके, रिवाइज करना आज जाके अच्छे से। कैश फ्लो फ्रॉम, कुछ आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा रहे थे, मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग करते हैं ना, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, क्या क्या था,
क्वेश्चन से देख के फिर से बताओ आप मेरे को। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना? मैं नहीं लिख रहा, आप ही बताओगे। 1650। फिर इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर 11,000। पीएनएल में तो यही दिखाया होगा ना, पीएनएल इज प्रिपेयर्ड एज पर अक्रूवल बेसिस, तो करंट ईयर से रिलेटेड ही इनकम और एक्सपेंस आएगा उसमें। फिर कितना? 35,000। बस ये 3 आइटम चले जाएंगे मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आपसे तो क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन मांगा ना, पूछा कि कौन सा आइटम का इफेक्ट कहाँ जाएगा। वैल्यूज तो है नहीं कि अपन निकाल पाए। तो एक ही दिखाएंगे, क्या है? अबे अक्रूड नॉन कैश होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल ड्यू हुआ 35,000, जिसमें से अक्रूड कितना है? तो मिला कितना? बस यही मेरा कैश फ्लो में आएगा, वही मेरा कैश फ्लो में आएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना? 34,650 प्रीमियम ऐड करके। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, देखो टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बनता है 11,000, पिछले साल का 275 माइनस अभी भी कितना बाकी है? 11। तो एक्चुअल में कितना पे किया हमने? 10,100। और कोई आइटम? दैट्स इट। तो इस टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क में आ सकता है। डेटर्स वाला पॉइंट है, क्यों नहीं आएगा? क्लियर है ना? क्योंकि भाई आपने एक प्रोविजन बना रखा था, आपने सारा पैसा प्रोविजन से निकाला है, और वो प्रोविजन कोई पीएनएल में नहीं बनाया आपने करंट ईयर में, तो पहले से बने हुए प्रोविजन से यूज किया है, तो इट्स अ प्योरली नॉन कैश। मेरे को जरूरत ही नहीं था उसको कैश फ्लो में दिखाने का। इफ पीएनएल में दिखाया होता तब फिर हम लोग उसको नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में शो करते। क्लियर है यहाँ तक? आज वाली क्लास का भी प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा आपको घर जाके। कैश फ्लो जितना चला उसको थोरोली कीजिए। अभी तक आपको देख के लग नहीं रहा है कि आपके रिदम्स आए हैं। समझ में आया? वी हैव कवर्ड ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आपका होमवर्क्स लिखो, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, दैट्स योर होमवर्क। कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछोगे मेरे से, ठीक है? गिव वैल्यू टू द एमसीक्यू क्वेश्चंस, बिकॉज आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का एमसीक्यू आने वाला है? 30 मार्क्स का, ठीक है? तो लाइटली नहीं लेने का। मतलब अलग अलग कि 40% एमसीक्यू से 40% नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दोनों मिला के 40। हाँ, अभी तक तो वही है।
illustration number 7 is your homework. इजी है, ज़्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं है, एंड 6 में एडजस्टमेंट्स है क्योंकि हमने बड़ा क्वेश्चन किया तो 2 ही क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, सो दैट एक बार क्लास में जितना पढ़ा है पहले वो पूरा का पूरा रिवाइज करना एंड देन ये क्वेश्चंस को ट्राई करना, हो जाएगा। अटकोगे तो जो ऑलरेडी किए हुए क्वेश्चन उनके पॉइंट्स रीड करना, उसका इम्प्लीकेशंस लिखना, ठीक है। बस 6 में एक चीज़ ध्यान रखना, 6 में आपके पास में बैलेंस शीट नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी दिया हुआ है। तो जब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिया हुआ है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा, दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इस जगह से आप लोग नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स निकाल लोगे, तो उसको एड बैक कर दोगे या रिवर्स कर दोगे तो हो जाएगा। क्लियर है? 2 क्वेश्चन ट्राई करना, कोई भी डाउट वगैरह रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ये होने के बाद आई थिंक ज़्यादा फिर क्वेश्चंस बच नहीं रहा स्टडी मैट का, बट विल सी क्या लेवल का है, फिर अपन क्वेश्चन बैंक में जंप करेंगे। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।